हमारे खूबसूरत चित्र लगवा दो, हर एक चौराहा पर हमारे विशालकाय तस्वीर लगवा दो। ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो दीवार में। ये राजा इनका सर, ये राजा इनका सर, अब भैया फिट हो गया ताज में। जाओ जाकर ऐलान कर दो कि हमारी सवारी निकलने वाली है। जाओ। गुड़िया गुड़िया दावर दादी, सुनो कहानी सीधी सादी। ये कहानी सीधी सादी, सुनो रे दादा सुनो रे दादी। शहर में होती एक मुनादी, हंसने पर है रोक लगा दी। सुनकर उसको हंसते सारे, सुनकर उसको हंसते सारे, ओए सुनकर उसको हंसते सारे। सुनो कहानी एक राजा की, एक राजा है अकल का मोटा, ताज बड़ा है सर है छोटा, पहने हैं नित नया मुखौटा, देख के उसको हंसते सारे। हमारा चमकता दमकता जगमगाता ताज। अरे गदाधर, इस ताज को पहनकर सबसे पहले तुम क्या करोगे? सबसे पहले हाँ। सबसे पहले क्या करूं? सबसे पहले मस्जिद तुड़वाऊं, तुड़वा दो, मंदिर बनवाऊं, बनवा दो, घुसपैठियों को भगाऊं, भगा दो। क्या करूं गुरुकुल? मेरी समझ में नहीं कुछ आ रहा। करने को इतना कुछ और मैं अदरा सा, इतनी सारी घास और मैं अकेला। जो नाटक के बारे में सोचना जो शुरू हुआ वो एक इमेज से शुरू हुआ था। एक्चुअली दो इमेज से शुरू हुआ था। एक बिंब ये था, एक इमेज ऐसा था कि एक ऐसा राजा है जिसके लिए जो ताज उसके सर पे है वो बहुत बड़ा है उसके लिए, तो उसका सर बहुत छोटा है। तो छोटा सा सर और बड़ा सा ताज, अब ये द्वंद्व जो है ये कैसे संभलेगा? गुरुकुल, आपने मुझे ये क्या पहना दिया? ये ताज बहुत बड़ा है। मूर्ख, ये ताज बड़ा नहीं है, तेरा सर छोटा है। अगर मेरा सर छोटा है तो मुझे छोटा ताज ला कर दीजिए। छोटा ताज लेकर अपनी साम्राज्य की सीमा को छोटा करना चाहता है? जितना महान देश उतना बड़ा ताज, अपने सर को बड़ा कर। सर को कैसे बड़ा करूं? मेरा सर तो बचपन से ही इतना छोटा है। कैसे रहूं निश्चिंत, कैसे रहूं निश्चिंत, गुरुजी संशय ने घेरा। कैसे रहूं निश्चिंत, ये ताज हरदम रहेगा मेरा। कैसे रहूं निश्चिंत, ये अब भी गधे घास खाते, बादल में बरसाते, होता रोज सवेरा, एक ही प्रॉब्लम मेरा। गुरुजी कैसे रहूं निश्चिंत, गुरुजी कैसे रहूं निश्चिंत, गुरुजी कैसे रहूं निश्चिंत। ये एक बिंब था। दूसरा बिंब था कि ये राजा जो है अपनी छवि को बड़ा करने के लिए जो भी करने की कोशिश करता है, कोई बहुत ही निर्बल, कोई बहुत ही मामूली, कोई ऐसी शक्ति उसके सामने आती है जो कि बार बार उसके रास्ते में रोड़े की तरह अटकती है। और वो क्या है? कितनी बार समझाऊं तुझे, दुनिया के पचड़ों से हमें कोई मतलब नहीं है। अरे तेरा और मेरा पेट भरा रहे, ये बहुत है हमारे लिए। चल। अरे क्या हो गया तुझे? काहे को रुक गया? हैं? देख ऐसे मत अड़ बेटा, चल। अरे चल। अरे देख मेरे बच्चे, बोनी का टाइम है, बोनी खराब मत कर। अरे चल भी। ये नहीं जाएगा हुजूर। नहीं जाएगा? अरे बड़ा ही अड़ियल गधा है, एक बार अड़ जाता तो चलने का नाम ही नहीं लेता। तीसरा एलिमेंट था कि आपको एक दुश्मन जो है बनाना है, कॉन्स्टेंटली किसी ना किसी को दुश्मन बनाए रखना है आपको। उसके बिना आपकी राजनीति जो है वो चलती नहीं है। तो ये मोहब्बत की राजनीति नहीं है, ये जो है नफरत की राजनीति है। तो इन तीनों एलिमेंट्स को एक नाटक में लाना है आपको, ये हमारा उद्देश्य है। एक कहानी सीधी सादी, सुनो रे दादा सुनो रे दादी। सुनो कहानी एक गधे की, एक गधा है भूखा प्यासा, अड़ियल है पर नहीं उदासा, करता
1998 में पहली बार एनडीए की सरकार ठीक से आई, 96 में आई थी, वो 13 दिन के लिए आई थी। उसके बाद में ढंग से जो एक स्टेबल सरकार एक तरह से कह सकते हैं वो 1998 में आई थी। तो एनडीए का मतलब बीजेपी लेड गवर्नमेंट, और मतलब ये कि पहली बार बीजेपी राष्ट्र की सत्ता में आई, और ये एक बहुत बड़ा चेंज था। उससे हमारा ये मानना था कि देश के राजनीतिक फलक पे एक बहुत बड़ा एक अंतर आया है। क्यों? क्योंकि बीजेपी अन्य पार्टियों की तरह नहीं है। बीजेपी के पीछे है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और बीजेपी आरएसएस का राजनीतिक फ्रंट है। तो इसलिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि सिर्फ बीजेपी सत्ता में नहीं आई थी, आरएसएस सत्ता में आई थी। तो इसके 3 एलिमेंट हैं। एक तो ये कि ये ऐसी पार्टी है जिसके पीछे कोई और है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो वो पीछे की जो एक शक्ति है वो दिखती है आपको। आरएसएस का हाथ हर जगह दिखता है। अब ये ताज हमारा है, अब ये राज हमारा है, सब कुछ हमारा है। तो एक एलिमेंट ये था। दूसरा एलिमेंट ये था कि देखो क्या हाल है इस देश का, इतने महान देश का अब क्या हाल हो गया है कि इस तरह की पार्टी जो इतनी संकीर्ण विचारधारा की पार्टी है, ये अब जो है सत्ता में आई है। मेरा ताज बड़ा का बड़ा, मेरा सर छोटा, मैं क्या करूं? महाराज, ये आवाज इस ताज में से आ रही है। आपका ताज बोलने लगा महाराज। बोलता है तो समझता भी होगा महाराज। महाराज, इससे कहीं आपकी आज्ञा माने और छोटा हो जाए। जितना छोटा ताज उतना छोटा साम्राज्य। कुछ ऐसा करो कि हमारा सर बड़ा हो जाए। महाराज, मैं वही तो बोलना चाहता हूँ। तो बोलो। अगर आप ताज हटाए तो मैं कुछ अर्ज करूं। बोलो। महाराज, अमेरिका में एक ऐसा पाउडर इजाद हुआ है जिसको सुबह दूध में घोलकर पीने से आदमी का सर बड़ा हो जाता है। आज तक 30 करोड़ बच्चों को दिया जा चुका है और सबका सर बड़ा हो गया है। मूर्खो, आकार को बड़ा करने का तात्पर्य समझ, छवि को विशाल कर, इस तरह कि लोगों के दिलों में छा जा, लोगों के ज़हन में राज कर, इस तरह कि लोग हंसते खेलते खाते पीते उठते बैठते सिर्फ तेरी तरफ देखें। हर सड़क का नाम आपके गुरुओं के चेलों के चपाटों के नाम पे रख दिया जाए महाराज। इतिहास की किताब से सारी बकवास हटाकर आपके रंगीन चित्र भर दिए जाए। भर दो हमारे रंगीन चित्र इतिहास की किताबों में भर दो। हर एक चौक चौराहों पे हमारी विशाल तस्वीर लगा दो। ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो दीवार में। ये राजा इनका सर, ये राजा इनका सर, अब भैया फिट हो गया ताज में। दो तरह का गानों का रोल था इस नाटक के अंदर। एक तो गाने कमेंट करते हैं, कहते थे वो होगा हाड़ मास का, लेकिन ये तो निकला गत्ते का बांस का। जो ब्रेख्तियन तरीका है सॉन्ग्स का, वो है कि कहानी को आगे ले जाना तो है ही, लेकिन कहानी के अंदर जो घटित हो रहा है उसको देखने का नज़रिया जो है, एक नज़रिया आम तरीका देखने का, एक नज़रिया है जो मुख्तलिफ नज़रिया कि ये इस अलग तरीके से, इसको इस अंदाज से देखो इस कहानी को। शब्द भी इस तरह से वो यूज़ करते। कॉरस जब वो इमेज लेकर आते हैं तो क्या कहते हैं? विशालकाय विराट बुद्धि, वज्रधारी अजंत बाहु जाति गौरव बल अनंत राजा आ रहे हैं, राजा आ रहे हैं, राजा आ रहे हैं। ढोलक का बीट है ना, दिक्कत और चिक्का जो है वो नॉर्मली वो चिक्का नहीं आता है ढोलक में ना, चिक्का। यू नीड दैट, वो घुंघरू से बजता है, धिंग चिक्का चिक्का धिंग धिंग चिक्का चिक्का धिंग, या तो वो थाली वो चम्मच जो बजती है धिंग टंग 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 टंग, वो जो ताली बजाते हैं चम्मच, बट चिक्का चिक्का इज वेरी घुंघरू घुंघरू साउंड एंड इट्स अ नाइस बाउंसी साउंड। चिक्का चिक्का धिंग चिक्का चिक्का कहते थे वो होगा हाड़ मास का, लेकिन ये तो निकला गत्ते का बांस का। कहते थे वो होगा हाड़ मास का, लेकिन ये तो निकला। But the key to these songs is that I figured out कि everything has to be straight.
Yeah, that is the thing. It had to be easy so that we could sing it, you see. For a group to sing it, Yeah. you cannot make a complicated chorus tune. You can make complicated solo parts, but that's not the way street theater works. उसमें क्या है कि हो सकता है कि एक बंदे का एक सोलो लाइन हो या एक औरत की एक सोलो लाइन हो, मगर बल्क है, सब एक साथ गा रहे हैं, क्योंकि वो माइक भी नहीं है ना, ऑडियंस को भी सुनाना है ना, बहुत कुछ करना है. That's why, you know, if you make the simpler the song in a street theater thing, the better it is. अब ये सारा मेरे लिए नया था, मैंने कभी ये नहीं किया था लाइव. So it was quite So a you had challenge. to improvise a lot for Janam. Yeah, lots. And I was a Janam fan just by virtue of what they had done and what they had suffered and what they were continuing to do. You know, that kind of thing can break a theater group. To be assaulted and have somebody die, your leader, the founder, can really break the back and the spirit. But no, Janam was like, "Arey, temari aisi ki taisi," and it was legendary actually. And so the opportunity to work with Janam was something that I said, "बिल्कुल यार, क्यों नहीं? मजा आएगा, देखते हैं क्या होता है." नुक्कड़ नाटक की जब बात करते हैं तो लोगों के जहन में एक बहुत फिक्स चीज़ आती है कि नुक्कड़ नाटक काला कुर्ता, एक दायरा होगा, सर्कल होगा जिसके अंदर लोग एक्टिंग करेंगे, कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगे, कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होंगे, विजुअली बहुत ही ड्राई होगा सब कुछ. उसकी एक अपनी ज़रूरत थी एक ज़माने में, आज भी है, वैसा भी काम करते हैं हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं है. लेकिन किसने तय किया कि नुक्कड़ नाटक ऐसा ही होगा? नुक्कड़ नाटक में आप और कुछ नहीं कर सकते? ये किसी ने रूल बनाए हैं. हम करते हैं नुक्कड़ नाटक, हम तय करेंगे, और हम भी तय नहीं करेंगे, हम एक्सप्लोर करेंगे. जो कुछ हम खुले में कर सकते हैं बिना बहुत ज़्यादा तामझाम के, हम करेंगे. कि जिन दर्शकों के लिए हम नाटक कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो दर्शक आर्थिक तौर पे गरीब है, और मैं आर्थिक को अंडरलाइन करना चाहता हूँ, वो केवल आर्थिक तौर पे गरीब है. बाकी बहुत सारे अगर पैमाने आप देखें तो वो गरीब नहीं है. उनके पास भाषा है, उनके पास कल्चर है, उनके पास इतिहास है, बहुत कुछ है उनके पास मोहब्बत है. लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि इसलिए कि वो आर्थिक तौर पे गरीब है तो उनको नाटक भी वैसे ही दिखाया जाए हमेशा? क्यों? क्या उनका हक नहीं बनता कोई स्पेक्टेकुलर चीज़ देखने का, कोई सुंदर चीज़ देखने का? उनका हक नहीं बनता क्या? क्यों नहीं बनता? कि ये नाटक होने वाला था, इसका शो होने वाला था 1 जनवरी 1999 में. तो 1999 मतलब सफदर की मौत और जो हमला हुआ था, जो नवासी का हमला था, उसके बाद 10 साल जो है हो रहे थे. तो एक बड़ा मौका था. तो ऐसे मौके पर एक ऐसा नाटक करें हम जो कि थोड़ा फॉर्म के लेवल पर भी थोड़ा अलग हो, कुछ नयापन उसके अंदर हो, लोगों को मज़ा आए. इसलिए अगर आप कोई एक मेटाफोरिकल कहानी लेते हैं, एक फेबल जैसी कहानी लेते हैं, तो फिर आपको ये संभावना बनती है कि आप विजुअली उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरह से ट्रीट करें. फिर ये अपने आप में एक विजुअल बात है कि सर छोटा है, ताज बड़ा है. अब किसी का एक्टर का सर तो छोटा नहीं कर सकते आप, ये तो नाटक है, फिल्म तो है नहीं. तो आप फिर कैसे दिखाएंगे कि उसका सर छोटा है, ताज बहुत बड़ा है? तो आप ताज को बहुत बड़ा बना देते हैं. तो एक बड़ा सा ताज, इतना बड़ा ताज, और वो ताज हमेशा राजा के सर पे रहे, लेकिन जब वो रखोगे तो उसका सर ताज के अंदर जो छुप जाएगा. तो इसलिए एक बड़ा एक्टर, बहुत लंबा चौड़ा एक्टर, उसके पीछे हमेशा खड़ा रहता था, ताज को हवा में पकड़े हुए, और जहाँ जहाँ राजा जा रहा है वहाँ पर ताज उसका हिलता जाता है. तो ये सारे एलिमेंट थे जो कि ह्यूमर उसके अंदर लाते हैं, एक तरह का व्यंग आपको विजुअली समझ में आता है. आपको कुछ बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है. जब कहते हैं उसका बयान बाद में करते हैं तो वो अलग अलग तरह से आपके एक के बाद एक चीज़ें कहते हैं, लेकिन सारी चीज़ें एक साथ होती हैं. ऑर्गेनिक ढंग से ये सारा इकट्ठे हुआ.
तो नाथन और वेंडी जो कि पपेट्स बनाते हैं, स्टिल्ट वॉकिंग वगैरह, ये सब उनका अनुभव था। और नाथन की बड़ी इच्छा थी कि वो हिंदुस्तान में आकर जो है जननाट्य मंच के साथ काम करे। वो पहले हिंदुस्तान आ चुका था और उसने हमारा काम देखा था, नाथन से दोस्ती थी हमारी। तो उसने फिर कहा कि मैंने कहा कि भाई हम ये कर रहे हैं, तुम आओगे? बोला हाँ आ जाऊँगा। और वो अपने खर्चे पे आया था, हमने कोई उसका खर्चा नहीं दिया था आने जाने का। तो उसने कहा कि मेरी एक दोस्त है, उसको भी ले आओ साथ में, वो बड़े अच्छे पपेट बनाती है। हमने कहा ले आओ, मोर द मेरियर। Initially, I was really thinking about what visual elements could be brought into the play because, as you know, I'm a visual artist, Wendy's a visual artist, and the work that Janam does is actually not so visual. I mean, it's theatrical, but it's not, has less visual dimension. So I was really thinking in the early stages about visual, having a procession before the show. I could really see puppets fill the space. And what happens when you see a puppet is everybody, turns and looks. And it really focuses an area. It really demarcates a performance area. And to have a puppet and a procession come into a space immediately establishes it as a performance space. And really what puppets do is they claim everyday space where people are, buying and selling tea as a performance context, and which is really what Nukkad Natak does. It takes an everyday street intersection and turns it into a performance space. And giant puppets do the same thing. Simply by being there, it's an out of the ordinary visual element that claims a street corner as a performance context. And so, the street area right in front of the gates at the Ambedkar Park in Jandapur, anywhere on the streets of Delhi, any park, immediately you see a puppet, you're drawn to it, what's going on, the same way that the Nukkad Natak, you hear the drums or whatever, you're drawn to it. So puppets for me really have the similar kind of demarcation, claiming, everyday space as performance space. नाटक जब आप बनाते हैं उस समय पर कभी भी मतलब ऐसे हमारे साथ तो नहीं होता है क्योंकि बहुत आप कंस्ट्रेंट्स में काम कर रहे होते हैं, लेकिन उन कंस्ट्रेंट्स को आप कैसे सबसे ज़्यादा आप पुश कर पाते हैं और उन कंस्ट्रेंट्स की वजह से आपकी क्रिएटिविटी कैसे आगे आती है, यही चैलेंज होता है नाटक को बनाने का। तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे मेरे पास अगर बजट ज़्यादा होता तो मैं ये कर देता, मेरे पास अगर गाने वाले होते तो मैं वो कर देता, इंस्ट्रूमेंट होते तो ऐसे कर देता। नहीं है आपके पास और नहीं हो सकते। मेरे पास अगर पूरा एक मैदान होता बड़ा सा तो मैं क्या कर देता, नहीं है ना। अब आपके पास यही है, ये बस्तियां हैं जिसमें आपको जाकर नाटक करने हैं। आपके पास एक जिप्सी है जिसमें सारा सामान जाएगा, राइट? यही है आपके कंस्ट्रेंट्स। आपके पास गाने वाले नहीं हैं। तो अब इस सब के अंदर आप सबसे ज़्यादा क्रिएटिव आप क्या कर सकते हैं और इसी के ज़रिए आप अपनी क्रिएटिविटी को कितना पुश कर सकते हैं। तो कई एलिमेंट्स इस नाटक के ऐसे हैं जो कि बने ही इस तरह से हैं। जैसे सीढ़ी थी, 2 सीढ़ियां हैं नाटक के अंदर, ये कंस्ट्रेंट्स की वजह से आई है। आप सेट नहीं बना सकते, अलग अलग मल्टी लेवल सेट नहीं बना सकते, वो सब नहीं कर सकते, लेकिन मल्टी लेवल सेट का आपको एक विजुअल क्रिएट करना है। तो क्या चीज़ है जिससे कि आप मल्टी लेवल सेट बना सकते हैं? सीढ़ी बना सकते हैं। सीढ़ी हल्की सीढ़ी होती है, सीढ़ियों का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसके बीच में और सामान आ सकता है, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके जहन में चल रही होती हैं। 2 सीढ़ियाँ नाटक में होने की वजह से नाटक का जो मतलब है वो और एनहांस होता है, उसका पॉलिटिक्स और एनहांस होता है। कि आप मोबाइल थिएटर के जो उसमें पोल्स के ऊपर, हॉलो पाइप पोल्स के ऊपर पर्दे लगते हैं ऐसे, है ना। ये ऐसे है कि वो स्क्रूड इन नहीं है, वो स्विंग कर सकता है। तो दे बिकेम नेचुरल डोरवेज जिसमें से यूं उसको पीछे खड़े होके 2 एक्टर
इधर से उधर से यूँ घुमाते थे और वो खुल जाता था और बंद होता था। और क्योंकि वो 2-3 अलग अलग साइजेस के थे तो वो विजुअली भी बड़े इंटरेस्टिंग लगते, क्योंकि वो बेसिकली विंग्स थे स्टेज एरिया के, उसको यूज़ किया था। तो ऑब्जेक्ट्स का रीयूज़ नाटक के अंदर भी, दैट वाज आल्सो इंटरेस्टिंग। इस नाटक में कई एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि आते हैं कहानी के अंदर या उनके रेफरेंसेस आते हैं जो कि उस समय पर कुछ हद तक थे। अगर हम वैसे राजनीतिक तौर पर देखें और राजनीतिक फलक पे देखें तो कुछ चीज़ें थी जो कि डायरेक्टली ली गई थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि उस तरह से नहीं थी। मसलन ये एलिमेंट है इसके अंदर कि हमारे राजा तो कवि हैं, बड़े महान कवि हैं। हमारे महाराज कवि भी थे। एमए फाइनल के पाठ्यक्रम में उनकी कविता शामिल कर ली गई थी जिसका शीर्षक था ढेंचू ढेंचू ढेंचू। और देश के अनेकों विश्वविद्यालयों के अनेकों छात्रों ने महाराज की उसी कविता पर शोध ग्रंथ लिख डाले थे। तो ये एलिमेंट्स थे जो कि डायरेक्टली रियलिटी से आए थे। लेकिन मसलन नाटक के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि, और ख़ास तौर पे जिस तरह से एंड होता है नाटक, उसमें वो और ज़्यादा उजागर होती है कि ये देश का दुश्मन है और ये देशद्रोह का मामला है। अब ये देशद्रोह के मामले उस एनडीए की सरकार ने नहीं थोपे थे लोगों पे, जिस तरह से अब बीजेपी की सरकार थोपती आ रही है पिछले 7 साल से। तो ये उस समय पर नहीं था। और ये जो पूरा डिस्कोर्स है राजनीतिक स्तर पे जो हम रोज़ आम भाषा में अब सुनते हैं कि यार इसमें एंटी नेशनल तो कुछ नहीं है ना। अभी एक पुलिस वाले से बात हो रही थी कुछ दिन पहले, तो कह रहे जी आप नाटक करते हैं, हाँ जी, उसमें कुछ एंटी नेशनल तो नहीं है। हमने कहा एंटी नेशनल क्या होगा सर, ये तो गरीबों के लिए नाटक कर रहे हैं, एंटी नेशनल क्या है इसमें, तो ये अब आम भाषा का हिस्सा बन गया एंटी नेशनल। ये किसी को नहीं मालूम क्या इसका मतलब क्या है, कोई समझा नहीं सकता इसका मतलब क्या है। आज इसका सिर्फ ये मतलब है मोदी जी के खिलाफ होना मतलब एंटी नेशनल होना। मोदी जी नेशन है ना, तो उनके खिलाफ अगर आप हो गए तो एंटी नेशनल हो गया। वैसा नहीं था उस समय। महाराज मेरी समझ में वो गधा एक गधा है। वो गधा कतई गधा नहीं था, वो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। फिर वो आतंकवादी होगा, फिर वो आतंकवादी होगा। अब गधे आतंकवादी होते हैं? मुझे लगता है महाराज कि वो CIA का एजेंट था। बेवकूफ, CIA अपनी दोस्त एजेंसी है। महाराज मेरे ख्याल से वो आपके विरोधियों का एजेंट था। मुझे लगता है कि वो पड़ोसी देश का जासूस था। हाँ, लेकिन प्रश्न ये है कि वो गधा वास्तव में था कौन। इसके लिए हमें उसकी गतिविधियों पर पूरी जानकारी रखनी होगी। हमें देखना होगा कहाँ जाता है, किससे मिलता है। हमें इसके लिए उसका पीछा करना पड़ेगा, हमें उसके लिए गधे की पूंछ बनना पड़ेगा। और इस महान काम का जिम्मा मैं व्यक्तिगत तौर से तुम्हें देता हूँ। गुरुगोल, मैं गधे की पूंछ बनने को तैयार हूँ, पर असली समस्या तो है लोगों का राजा के ऊपर हंसना। उसका क्या कारण है गुरुगोल? उसका कारण है महाराज की वो छवि जो तुम गधों ने बनाई थी। कुछ चीजें जो थी जिनके बारे में हम कह रहे थे कि ऐसा हो सकता है, वो आज हम देख रहे हैं हो रहा है। हंसने पर पाबंदी अगर जो है किसी स्टैंड अप कॉमेडियन को एक्ट नहीं करने दिया जा रहा, तो मैं समझता हूँ वो हंसने पर पाबंदी है एक तरह की, है ना, कि आप हंसना भी अलाउड नहीं है। नहीं, ये अलाउड नहीं है। खिल्ली नहीं उड़ाई जा सकती, मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। ह्यूमर एक एसेंशियल एलिमेंट है इंसान का, वो नहीं हो सकता। बहुत जगह पर हम पर अटैक भी हुए थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे याद है कि हम लोग ये नाटक कर रहे थे, तो उस वक़्त कुछ लोग आ गए और एक एग्जीबिशन लगी हुई थी, वहाँ पे कुछ एक फंक्शन चल रहा था, उसको तोड़ने लगे कि ये कैसे हो सकता है, गधा पुराण कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा कि पुराण का मतलब क्या है शब्द का? पुराण का मतलब होता है सागा या एक स्टोरी। इट इज, उसका कोई रिलीजियस कॉनोटेशन नहीं है। उनकी समझ में ये बात ही नहीं आ रही थी, क्योंकि पढ़े लिखे तो होते नहीं है ना। तो नहीं, ऐसे नहीं है, कैसे कर सकते हैं आप ये नाटक। तो बहुत आर्ग्यूमेंट वहाँ पर उन्होंने कि अल्टीमेटली फिर जो है हमने कहा कि ये सुनने वाले तो है नहीं, तो फिर जो है हमने कहा कि तुम करो जो करना है, फिर तुम जो कर सकते हो, हम तुम्हें क्या रोक, तो हम क्या रोकेंगे, हम खड़े हैं यहाँ पे, तुम रोको, फिर तुम में है शक्ति
तो उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं थी उनके पास शक्ति, लेकिन आज तो उन शक्तियों के पास शक्ति भी है उस तरह की कि वो उसमें विघ्न भी डाल सकते हैं। जो अंत में जो सीक्वेंस है नाटक के, जहाँ पर के गधे को फांसी पे लटकाया जाता है, वो सीक्वेंस जिस तरह से खेला जाता था उसमें अगर आप देखें लंबा सीक्वेंस था, काफ़ी लंबे टाइम तक वो चलता था सीक्वेंस, और उस पूरे सीक्वेंस के अंदर एक लफ्ज़ नहीं बोला जाता, कोई डायलॉग ही नहीं है उस सीक्वेंस में। राइट। अब वहाँ पे क्या है कि अब तक आपने नाटक को इस तरह से डेवलप किया जहाँ पर कि हंसी पे हंसी आए जा रही है, और आप ह्यूमर उसका इन्हांस करते जा रहे हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल तक ऊपर जा रहा है ह्यूमर कॉन्स्टेंटली, और उसका सैटायर भी जो है वो भी रिडिकुलस से और ज़्यादा रिडिकुलस से और ज़्यादा रिडिकुलस होता जा रहा है। फिर आप अंत में जो उसका क्लाइमैक्स है वहाँ पर जाकर के अचानक से नाटक का मूड जो है बदल जाता है। जो अब तक एक कॉमेडी थी, जो सैटायर था, जो व्यंग था, जो प्रहसन था दरअसल, है ना, वो प्रहसन जो है वो व्यंग अब अचानक से त्रासदी में तब्दील हो जाता है, ट्रेजेडी बन जाती है उसकी। और ये स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इस पर बहुत गहरी छाप है हबीब तनवीर की। हबीब तनवीर का नाटक अगर आप देखें चरणदास चोर, उसमें यही स्ट्रक्चर है। चरणदास चोर में पूरा नाटक आप हंसते रहते हैं, बहुत मज़ेदार नाटक है। अंत में जाकर के जब चोर को फांसी उसको सूली पे लटकाया जाता है, उसको फांसी नहीं होती, जब उसको जब मार दिया जाता है तो वहाँ पर जाकर के अचानक से ट्रेजेडी हो जाती है। ये बेसिक स्ट्रक्चर कि कॉमेडी और कॉमेडी और कॉमेडी, सैटायर और अचानक से अनएक्सपेक्टेडली इट टर्न्स इनटू अ ट्रेजेडी। तो उसकी ट्रेजेडी को एनहांस करने के लिए और उसकी ट्रेजेडी का पूरा एक इमोशनल इम्पैक्ट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए ये ज़रूरी था कि उस ट्रेजेडी को और उसका जो वायलेंस है, उसमें जो हिंसा निहित है, उस हिंसा को बिना एक्सप्लिसिटली दिखाए आप उसको कन्वे कर रहे हैं। और वो कन्वे करने का क्या तरीका है? अब तक इतना हंसी मजाक का नाटक रहा है, शोर शराबे का नाटक रहा है, अचानक से साइलेंस आप ले आइए और पूरा साइलेंटली वो पूरे सीन को खेला जाता है। उसके अंदर जो भी हिंसा है वो लेकिन स्टाइलाइज्ड हिंसा है, रियल हिंसा नहीं है। कहीं कोई तलवार नहीं निकलती, कहीं कुछ नहीं होता, लेकिन वो ग्रोटेस्क है। और वो आखिरी इमेज जो बनता है जहाँ पर के गधे को लटका दिया जाता है, तो वहाँ पर फिर से वो सीढ़ी का तीसरा इस्तेमाल होता है। अब तक सीढ़ी केवल पूरे नाटक में एक वी की तरह इस्तेमाल हुई है सीढ़ी। जब गुरु आता है तो इस एंगल पे सीढ़ी आती है, जब तस्वीरें आती हैं तो इस एंगल पे सीढ़ी आती है। यही दो एंगल हैं जिस पे सीढ़ी इस्तेमाल हुई है। आखिरी सीक्वेंस के अंदर सीढ़ी बीच में ऐसे इस्तेमाल होती है, ऐसे करके। तो उसका एंगल आपने बदल दिया विजुअली, बीच में उसको ले आए और उस सीढ़ी के ट्रायंगल के बीच में गधे को आपने लटका दिया। गधा इस तरह से जब लटकता है, उसका सर है, उस मास्क है, हाथ उसके ऐसे हो जाते हैं एक्टर के, मतलब गधे के पैर, और उसका शरीर हिल जाता है पूरा। तो उससे एक विभत्स एक तस्वीर बनती है, ग्रोटेस्क तस्वीर बनती है, और वो बहुत ज़रूरी है कि वो बने वैसे ग्रोटेस्क। वो तो गधा था, उसको क्यों मारा? वो तो गधा था, उसको क्यों मारा? वो गधा था, उसको क्यों मारा? ये तो गधा था जो मारा गया। हम तो इंसान हैं, हम बचेंगे नहीं, हम बचेंगे नहीं, हम बचेंगे नहीं। हम तो इंसान हैं, सोच सकते हैं हम तो इंसान हैं, बोल सकते हैं हम। जैसे पानी में नमी, जैसे आग में तपिश, जैसे परों में परवाज, जैसे जहन में सोच। हम तो इंसान हैं, सोच सकते हैं हम तो इंसान हैं, बोल सकते हैं हम मिटेंगे नहीं, हम मिटेंगे नहीं, हम
मिटेंगे नहीं, हम मिटेंगे नहीं। वो गौरव, वो वैभव, वो कीर्ति पताका, फीका सब रंग पड़ा जब सामने खड़ा गधा। वो राजस्यु, वो अश्वमेध, वो घोड़ा दिग्विजय का, टट्टू सा है खड़ा जब सामने अड़ा गधा। वो धौंस, वो दबदबा, वो खौफ सत्ता का, रह गया सब धरा धरा जब सामने अड़ा गधा। एक अदना सा गधा अड़ा, महज एक गधा, गधा अड़ा, बस वो अड़ा, हाँ वो अड़ा, अड़ा अड़ा अड़ा। एक अदना सा गधा अड़ा।